साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग 23 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 16 वर्ष पश्चात कठोर वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश या इंग्लिश में कहें तो एयर क्वालिटी गाइडेंस AQGS जारी किए हैं। तो देखिए, यह जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हैं, ये स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक वायु गुणवत्ता के स्तर की पहचान करते हैं। यह आकलन करने के लिए यह जो एयर क्वालिटी गाइडेंस है, यह एक संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं कि प्रदूषण की कितनी मात्रा उस स्तर से अधिक है जिस पर यह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का कारण बन सकता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के लगातार संपर्क में आने से 7 मिलियन लोग जो हैं उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन के लाखों और स्वस्थ वर्षों की हानि होती है। अंतिम बार WHO ने वर्ष 2005 में इस एयर क्वालिटी गाइडेंस को अद्यतित किया था या अपडेट किया था। तब से यह दर्शाने के लिए कई नए प्रमाण प्रस्तुत किए गए कि वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। यह जो एयर क्वालिटी गाइडेंस है, यह 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर से संबंधित अनुशंसाएं करते हैं। ये 6 जो प्रदूषक हैं कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 दोनों ही, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये 6 हैं जिनके संबंध में अनुशंसा की गई है। हालांकि ये दिशा निर्देश जो है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये निम्नलिखित में सहायता करेंगे। किसमें? वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन में सुधार करना, हृदयाघात, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा सहित दीर्घकालिक एवं तीव्र श्वसन संबंधी रोगों में कमी करना। इसके अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन, ऊर्जा कुशल मकानों, अपशिष्ट उपचार आदि का समर्थन करने के लिए नीतियों एवं निवेशों को बढ़ावा देना। अगला है, भारत सहित अन्य G24 राष्ट्रों ने गूगल टैक्स के चरणबद्ध उन्मूलन का आह्वान किया है। तो देखिए, समकारी शुल्क या इक्वलाइजेशन लेवी, जिसे EL कहते हैं, को लोकप्रिय रूप से गूगल टैक्स या डिजिटल टैक्स के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 2016 में भारत में बिना किसी स्थायी प्रतिष्ठान वाली, मतलब उसका यहाँ पे कोई प्रतिष्ठान नहीं है, वाली विदेशी फार्मा जैसे कि अमेजन, गूगल और नेटफ्लिक्स पर कर आरोपित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसकी आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई क्योंकि ये कंपनियां उन देशों से डिजिटल राजस्व एकत्र करती हैं जहां उनकी महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपस्थिति नहीं है। अब विभिन्न देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के तत्वाधान में वैश्विक डिजिटल टैक्स पर एक रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बहुराष्ट्रीय संस्थाएं उन देशों में अधिक कर का भुगतान करें जहां उनके ग्राहक या उपयोगकर्ता हैं, न कि जहां से वे परिचालन करती हैं। साथ ही इसके प्रभावी होने पर इक्वलाइजेशन लेवी या समकारी शुल्क या EL जैसे एक पक्षीय उपायों को भी वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित बहुपक्षीय समाधान में 2 घटक हैं। प्रथम घटक यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल कंपनियों सहित बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यम MNE अर्थात मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज जहां वे परिचालन करते हैं और लाभ अर्जित करते हैं वहां कर का भुगतान करें। दूसरा घटक यह है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बड़े MNE अर्थात बहुराष्ट्रीय उद्यम कम से कम वैश्विक न्यूनतम निगम कर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की दर का भुगतान करें, जो वर्तमान में 15% पर प्रस्तावित है। उनके द्वारा यह भुगतान उस राज्य क्षेत्र से निरपेक्ष किया जाना चाहिए जहां लाभ अर्जित किया जा सकता है। हालांकि इस निर्णय से विकासशील देशों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा। इसके बावजूद G24 ने अब इस प्रकार के एक पक्षीय उपायों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर बल दिया है। आगे बात करते हैं, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाई ऐश का निपटान किया जाएगा। तो देखिए, विद्युत मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य विद्युत की प्रशुल्क दरों के साथ साथ उपभोक्ताओं पर बोझ को कम करना तथा देश में फ्लाई ऐश के उपयोग में सुधार करना है। भारत में फ्लाई ऐश का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में, यदि आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2018-19 में 226 मिलियन टन हुआ था, तो अत्यधिक मात्रा में होता है। इस 226 मिलियन टन में से लगभग 83% फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश के बारे में बात करें तो फ्लाई ऐश एक महीन चूर्ण है जो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन प्रक्रिया का उप उत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। अवशेष राख की सांद्रता में आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम, लेड आदि की अल्प मात्रा भी पाई जाती है। भारतीय कोयला जो होता है ये आयातित कोयले की तुलना में
30 से 45% के राख अवशेष के साथ निम्न श्रेणी का कोयला होता है। जो आयातित कोयला होता है इसमें जो राख अवशेष होता है वो 10 से 15% होता है, जबकि जो भारत में जो कोयला निकाला जाता है उसमें 30 से 45% तक राख अवशेष होते हैं। फ्लाई ऐश के निपटान के लिए न केवल एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है बल्कि इससे वायु और जल भी प्रदूषित होता है। वहीं फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के जो उपाय हैं उनकी बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 से 5 वर्षों में फ्लाई ऐश के 100% उपयोग की स्थिति प्राप्त करने के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना ने अनुपयोगी फ्लाई ऐश पर जो अनुपयोगी हैं तो अनुपयोगी फ्लाई ऐश पर 1000 रुपये प्रति टन जुर्माने के साथ प्रदूषक द्वारा भुगतान शुल्क पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी लागू किया है। यहाँ पर फ्लाई ऐश प्रबंधन के लिए ऐश ट्रैक नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह मनाने के लिए आरोग्य मंथन 3.0 आरंभ किया गया है। इस आयोजन के अंतर्गत अब तक अर्जित उपलब्धियों का समारोह मनाया जाएगा। साथ ही विश्व भर की समान योजनाओं के साथ अनुभव साझा करने और उनसे सीखने के साथ अग्रवर्ती मार्ग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर परामर्श किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसित रूप से प्रारंभ किया गया था। इसमें 2 अंतर संबंधित घटक हैं। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है ये केंद्र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल CPSC प्रदान करते हैं। ये स्वास्थ्य सेवा को लोगों के आवास के सन्निकट लाते हैं। इनके द्वारा मुफ्त आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं एवं गैर संचारी रोगों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो यह स्वास्थ्य बीमा योजना 10.74 करोड़ से अधिक निर्धन और सुवेद परिवारों को द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। यहाँ ध्यान रखिए कि द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल के लिए, मतलब जिसमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब तक अर्जित उपलब्धियां क्या हैं तो बेहतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज इसके अंतर्गत अब तक लगभग 16.5 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच की बात करें तो यह जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसने लगभग 2.2 करोड़ अस्पताल में प्रवेश सुविधा प्रदान की, जिसमें से लगभग 60% निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये जो हॉस्पिटल हैं। लैंगिक समानता, आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने वालों में लगभग 50% जो है वो महिलाएं तथा आधिकारिक रूप से अस्पताल में भर्ती होने वालों में 47% महिलाएं ही हैं। आगे चलते हैं। अगला है भारत ने वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों का समर्थन किया है। अमेरिका द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों G7, G20 आदि द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनके साथ संतुलन स्थापित करना है। साथ ही कोविड-19 महामारी को समाप्त करने और बेहतर वैश्विक पुनर्बहाली के लिए संबंधित आवश्यक कार्रवाई करना है। शामिल किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य इसमें क्या है तो वर्ष 2021 के अंत तक 40% वैश्विक टीकाकरण और वर्ष 2022 तक न्यूनतम 70% टीकाकरण के WHO के लक्ष्य तथा वर्ष 2022 तक सभी देशों को पर्याप्त आपूर्ति हेतु टीकों के विनिर्माण के लिए G20 का समर्थन करके 100% वैश्विक टीकाकरण को संभव बनाना है। ऑक्सीजन संकट का समाधान करके विभिन्न चिकित्सीय जांचों में लगने वाले अधिक समय की समस्या को समाप्त करके चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर पहुंच के साथ PPE किट निर्माण क्षमता में वृद्धि करके और नए कोविड-19 वेरिएंट की बेहतर पहचान, निगरानी एवं रोकथाम करके जीवन बचाने का प्रयास करना है। संधारणीय स्वास्थ्य सुरक्षा वित्त पोषण के सृजन, राजनीतिक नेतृत्व के उत्प्रेरण वर्ष 2021 में ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स काउंसिल की स्थापना की गई थी तथा वैश्विक मंत्री स्तरीय स्वास्थ्य और वित्त बोर्ड, जिसे इंग्लिश में ग्लोबल मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड फाइनेंस बोर्ड कहते हैं, के लिए G20 के आह्वान के समर्थन द्वारा बेहतर वैश्विक पुनर्बहाली के प्रयास करना। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि टीके के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मुक्त रखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाने के लिए वैक्सीन प्रमाण पत्रों को पारस्परिक मान्यता दी जानी चाहिए, जिससे महामारी के आर्थिक प्रभावों का समाधान किया जा सके। आगे बात कर लेते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात मार्च 2022 तक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर करेंगे। देखिए, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA दोनों देशों में नवीन रोजगारों का सृजन करने के साथ साथ जीवन स्तर को उच्च करेगा और व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। इस नवीन रणनीतिक आर्थिक समझौते के हस्ताक्षरित होने के 5 वर्षों के भीतर वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की अपेक्षा व्यक्त की गई है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात
के संबंधों की बात करें तो आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध की यदि बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2019-20 में 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार रहा है। वहीं भारत वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार था। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा था और भारत यूएई का दूसरा था। ज्ञातव्य है कि संयुक्त अरब अमीरात 2019-20 के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी रहा है, जहां भारत सबसे अधिक निर्यात करता है। संयुक्त अरब अमीरात भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है। इसने अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2021 के मध्य 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा सहयोग की बात करें तो सऊदी अरब के सहयोग में मंगलोर में सामरिक कच्चे तेल के भंडार की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त रत्नागिरी में मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है। सामरिक संदर्भ बात करें तो यूएई भारत के विस्तारित पड़ोस और पश्चिम की ओर देखो नीति का अभिन्न अंग है। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 3.3 मिलियन भारतीय, यूएई की आबादी का 30% जो है वो भारतीय ही वहाँ अधिवासित हैं। अन्य सुर्खियों की बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन अर्थात सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, देखिए हाल ही में सार्क की बैठक रद्द कर दी गई थी क्योंकि सदस्य देश अफगानिस्तान की भागीदारी पर सहमत नहीं हो सके थे। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी और वर्ष 1987 में काठमांडू में इसका एक स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया था। इसके सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। अंतिम सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 जो कि काठमांडू में आयोजित किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण पश्चातवर्ती शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सके हैं। अगला है केंद्र द्वारा कोविड-19 से हुई मृत्यु के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने कोविड-19 के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके निकटतम नातेदारों को अनुग्रह सहायता के रूप में एकमुश्त 50,000 रुपये के भुगतान की अनुशंसा की है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता देने के लिए दिशा निर्देशों की संस्तुति करने का निर्देश दिया था, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12(3) के तहत आज्ञापित है। राज्यों द्वारा राज्य आपदा मोचन कोष से धन उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सशस्त्र बलों में महिलाओं के संदर्भ में। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय के वक्तव्य के प्रत्युत्तर में महिलाओं को नवंबर 2021 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की परीक्षा लिखने की अनुमति प्रदान की है। इससे पूर्व रक्षा मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया था कि मंत्रालय के पास मई 2022 तक महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए तंत्र होगा और कोर्ट ने 2021 में ही परमिशन दी थी। महिला उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम और चिकित्सा मानकों को तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार और लैंगिक भेदभाव करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय थल सेना की आलोचना की थी तथा एनडीए में महिला कैडेटों को अनुमति देने के बारे में पुरानी मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए कहा था। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS के बारे में। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अनुमोदन और स्वीकृति हेतु निवेशकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को आरंभ किया है। इसका उद्देश्य अनुमोदन और पंजीकरण में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही लाना है। NSWS केंद्रीय विभागों और राज्यों की मौजूदा स्वीकृति प्रणालियों को एकीकृत करके व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने हेतु एक सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में कार्य करेगा। वहीं NSWS के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि अपने अनुमोदन को जानना, सामान्य पंजीकरण और राज्य पंजीकरण फॉर्म, दस्तावेज, निक्षेपागार इत्यादि। आगे बात करते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL के बारे में। तो PSL प्रमाण पत्र प्रीमियम में वृद्धि और PSL लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाइयों के कारण बैंकों द्वारा खुदरा व्यापार और अवसंरचना के लिए PSL टैग की मांग की जा रही है। PSL द्वारा उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है जिन्हें सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश की मूलभूत आवश्यकताओं के विकास के लिए अन्यों की तुलना में अधिक प्राथमिकता देते हैं। RBI ने PSL के तहत अग्रलिखित क्षेत्रों को शामिल किया है। इसमें आपके कृषि हैं, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम है, निर्यात, ऋण है, शिक्षा, आवास और सामाजिक अवसंरचना, अच्छे ऊर्जा तथा अन्य हैं। आगे बात कर लेते हैं लाइट फिडेलिटी तकनीक अर्थात लाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हाल ही में स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख
संस्थान को लाइफ आई नेटवर्क प्राप्त हुआ है। देखिए, लाइफ आई का अर्थ है बाह्य और आंतरिक वातावरण में खुले स्थान के माध्यम से प्रकाश किरण स्पेक्ट्रम के साथ डेटा संचारित करना। इसके कारण एलईडी लाइट बल्ब प्रकाश का स्पंदन उत्सर्जित करता है जो मानव नेत्रों के लिए सुग्राही नहीं होता है और उन इस उत्सर्जित स्पंदनों के भीतर डेटा प्राप्तकर्ता तक और उसकी ओर से संचरण कर सकता है। लाइफ आई सिस्टम के लाभ की बात करें तो अत्यधिक तीव्र डेटा कनेक्शन प्रदान करना शहरी क्षेत्रों में उपयोगी जहां रेडियो स्पेक्ट्रम संकुलित होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपयोगी है जहां फाइबर ऑप्टिक केबल्स या नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। आगे बात कर लेते हैं एक सींग वाले गैंडा के बारे में। तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर असम सरकार ने 2400 गैंडे के सींगों को दहन किया है। समारोह का उद्देश्य गैंडे के सींगों से संबंधित मिथकों को समाप्त करना था। वितरण की बात करें तो असम में विश्व के एक सींग वाले गैंडों की 71% आबादी जो है वर्ष 2018 की गणना के अनुसार 2652 थी। तो 71% आबादी जो है वो असम में है जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या सर्वाधिक है। खतरे की बात करें तो चिकित्सा उद्देश्य के लिए अवैध शिकार सबसे बड़ा खतरा है। इनका पर्यावास स्थल की क्षति, अल्प आनुवांशिक विविधता इत्यादि भी इनके लिए खतरे की बात है। आयुषीयन स्थिति की बात करें तो ये आयुषीयन के वल्नरेबल कैटेगरी या सुभेद सूची के तहत आते हैं। आरंभ की गई पहले इनके संरक्षण के लिए तो इसमें इंडिया राइनो विजन 2020 है। इसके तहत गैंडे के विचरण क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए यह योजना लाई गई। इसके अतिरिक्त स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स इत्यादि के भी गठन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषीयन के अनुसार भारत की विभिन्न प्रजातियां संभवतः विलुप्त हो चुकी हैं। देखिए, संभवतः विलुप्त पॉसिबली एक्सटिंक्ट और संभवतः वनों में विलुप्त पॉसिबली एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड वे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जिनके पहले से ही विलुप्त या वनों में विलुप्त हो जाने की संभावना है, परंतु इसके लिए पुष्टि की आवश्यकता है। भारतीय प्रजातियां जो संभवतः विलुप्त हो चुकी हैं उनमें 10 टेकेल्ड बटरफ्लाई रे, ड्वार्फ सॉफिर, फायर कोरल, कोकोनट क्रैब ये विश्व का सर्वाधिक विशाल स्थलीय आर्थ्रोपॉड रहा है कोकोनट क्रैब। इसके अतिरिक्त कुछ मछलियां जैसे कि बोबनी बॉर्ब ये कावेरी नदी तंत्र का स्थानिक जीव है। देवलाली मीनो, डेक्कन बार्ब और नीलगिरी मिस्टस ये सभी तीनों जो हैं दक्कन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों की बात करें तो गुलाबी सिर वाली बत्तख, साइबेरियन क्रेन, बफी फिश उल्लू या मलय उल्लू ये सब जो हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये ऐसी भारतीय प्रजातियां जो प्रायः विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।